तो यहाँ पर जो है हम कहीं ना कहीं देखने जा रहे हैं एक नया चैप्टर ग्रेविटेशन, दैट इज आपका एनसीईआरटी विद एन चैप्टर है, आपके फिजिक्स बुक में जो है 3rd चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन साहब के ऊपर सेब गिरा तो कितनी चोट लगी और क्या क्या हुआ, बॉल जाती है ऊपर तो नीचे क्यों आती है, क्यों क्रिकेट बॉल को मारा जाता है 6 तो यूनिवर्स में क्यों नहीं चली जाती है, वो वापस क्यों आ जाती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इवन तो हम खड़े क्यों हैं इसको भी पढ़ेंगे, नहीं तो हम क्या होते भाई, हम गिर जाते, आउट ऑफ द अर्थ चले जाते, एटमॉस्फेयर के बाहर हो जाते अगर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मेनली क्या करता है, 2 ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। अच्छा, फिर आपके मन में सवाल आएगा सर अगर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है तो उस हिसाब से फिर सभी इंसान एक ही जगह जकड़े होने चाहिए, चिपके हुए होने चाहिए। ठीक है, यही होगा ना सवाल कि भाई आयुष और आर्यन दूर दूर क्यों है, तो हम लोग एक दूसरे में चिपके हुए हों, हम भी क्या कहते हैं एक ही जगह पे इकट्ठे सब हम ऐसे गोला टाइप के सब बने हुए हों, या फिर गेहूं उगे तो सब एक साथ आ जाए ग्रेन्स कट के अपने मन से ही, ये कैसे नहीं हो। ये ऑब्जेक्ट्स जब एक दूसरे को अट्रैक्ट हम कर रहे हैं लेकिन एक साथ एक पास क्यों नहीं आ पा रहे हैं, इसका रीजन जान लीजिए। अर्थ का मास और इंसानों का मास, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें, ये है हमारे भाई पवन, ये हमारे रमेश और पवन का मास अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है, बहुत कम, एकदम माइन्यूट सा। ठीक है, और आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, तो इनकी और इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा है कंपैरिजन टू द अर्थ एंड रमेश, दैट्स व्हाई वी आर स्टैंडिंग ओवर हियर, इसीलिए हम यहीं खड़े। ठीक है, क्यों ज्यादा है, इसका रीजन है क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया आपको, इज दैट क्लियर। इसी कारण से पवन और रमेश एक दूसरे से चिपके नहीं हुए, दूर अट्रैक्टेड है तो, बट इतना ज्यादा नहीं है कि एकदम क्लोज्ड। क्लियर, समझ में आया, गॉट इट। तो ग्रेविटेशनल इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स ईच अदर ड्यू टू इट्स मासेस। क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या है जो अट्रैक्शन है 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में पूरे यूनिवर्स में, किसके कारण से, उनके मास की वजह से, उनके वेट की वजह से, वेट नहीं मास। क्लियर, मास और वेट में डिफरेंस। क्लियर, समझ। तो मास ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन द मास ऑफ पवन और मास ऑफ रमेश और मास ऑफ अभिषेक। ठीक है, आप जितने भी लोग बैठे हो, आप सभी का मास कंपैरिजन करें अर्थ के मुकाबले बहुत कम है, माइन्यूट सा है, एकदम हल्का सा। भूसा जो देखें आप, भूसा गेहूं जब कटता है उसके बाद उसे जब क्या कहते हैं थ्रेशरिंग की जाती है तो भूसा निकलता है, जितना मास उसका होगा उतना आपका है कंपैरिजन टू द अर्थ, बहुत कम। क्लियर, गॉट इट। चलिए, अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन क्या है जरा ये भी जान लेते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है हमें, क्या कहता है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन, मोशन ही ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। चलिए, ये जो डेफिनेशन है ये आपके लिए यूनिवर्सल है, ये डेफिनेशन हर जगह मिलेगी। ठीक है, इवन तो मैंने इसको 11th में भी यही पढ़ा था, यही पूरा साल देख रहे थे, इवन तो 12th में भी फाइनल एग्जाम के पेपर में भी आया था, यही किया। चलिए, हमने मान लिया एक ऑब्जेक्ट है m1 जिसका मास है, दूसरा ऑब्जेक्ट है m2। ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है आपने मान लिया, d मान लीजिए, r मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो हमने r मान लिया क्योंकि 11th में हमें r बताया गया। चलिए हम r मान लेते हैं। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस। क्लियर, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है, r। तो अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर masses, मींस m1 into m2। इज दैट क्लियर? And force of gravitation is inversely proportional to square of distance between them। तो उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर।
गॉट इट? क्या बोला आपके जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बता रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मींस उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस। तो एक का ऑब्जेक्ट का मास हमने m1 माना तो दूसरे ऑब्जेक्ट का माना m2, तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस क्या हो जाएगा m1 into m2। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, क्लियर? तो हम ये नहीं कह सकते फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब कहोगे सर ये फॉर्मूला तो बना नहीं क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन लगा हुआ है, और जब तक इसमें इक्वल टू नहीं होगा तब तक इसको हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे g होगा, कांस्टेंट रखेंगे। वहां पे हमने k किया था लास्ट वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ हम g करेंगे क्योंकि हम ग्रेविटेशनल से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए अब आपको इसका यूनिट पता करना है। तो यूनिट पता करना बहुत आसान है। जब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट क्या होगा, तो g को इधर ही रख दो और बाकी चीजों को उधर ले जाओ। क्या हो जाएगा F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 m2 इक्वल टू g, क्लियर? फोर्स का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट न्यूटन। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। स्क्वायर है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन वेट का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, है? और दोनों का क्या हो जाएगा? किलोग्राम 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 स्क्वायर, ठीक है? इस तरह से आपको एसआई यूनिट मिल गई। कोई दिक्कत? ठीक है। अब अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 into 10⁻⁻11। ये आप यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है? कैपिटल जी आप कहीं पे भी यूज कर रहे हो तो वहां पे आप यही लिखोगे 6.67 न्यूटन मीटर इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, क्लियर? ये कैपिटल जी की वैल्यू है, क्लियर? देखिए कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी कैपिटल जी की वैल्यू यही रहेगी 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, क्लियर? जी की वैल्यू हम कहाँ दी है सर? वो कांस्टेंट जी की वैल्यू नहीं निकाली हमने, यहाँ पे हम जी बीच में आपने बोला होगा g into m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है ना सर? यहाँ पर जी की वैल्यू ये होगी। हाँ, जी की वैल्यू हमेशा यही 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, क्लियर? ये तो हमने एसआई यूनिट निकाली थी, क्लियर? तो ये हमेशा फिक्स रहेगी। आपने क्या समझा कि भाई अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट मान लिया हमने A, दूसरा ऑब्जेक्ट मान लिया B, ठीक है? एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, डिस्टेंस उन दोनों के बीच में r है, ठीक है? तो ये हमने माना है तो F is directly proportional to product of their masses, means m1 into m2 and inversely proportional to the square of the distance r square, ठीक है? तो F is हम प्रोपोर्शनल किसके हो गया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, क्लियर? तो अब जब हमको इक्वल करना है तो हमको कोई ना कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा। हम ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हैं तो g रख दिया। g कांस्टेंट हमारा क्या होगा 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg, ठीक है? कहीं पर आपको ये वैल्यू दी रहेगी g की, कहीं पर नहीं दी रहेगी। आपको ये याद रखना है, जहां पे वैल्यू नहीं भी दी है तो आप ये कहीं ये नहीं कहोगे सर इसमें क्वेश्चन में g की वैल्यू नहीं दी, क्योंकि ये g कांस्टेंट है, हर जगह वही सेम रहेगा, ठीक है? जहां पे g लिख दिया कैपिटल G, याद रखिएगा। अभी आपको स्मॉल g भी आएगा ग्रेविटी के लिए। हम कैपिटल G बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जहां कैपिटल G दिखेगा वहीं पे आप ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है? स्मॉल g में वैल्यू मत रख दीजिएगा, क्योंकि क्या है वहां पे गलत हो जाएगा। समझ में आया आपको? इज दैट क्लियर? जितना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब मास बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है। और जितना डिस्टेंस गैप क्रिएट होगा उतना फोर्स कम होता जाएगा, इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्लियर? जितना डिस्टेंस आप दो ऑब्जेक्ट के बीच में बढ़ाते जाएंगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं फटाफट। यहाँ पर हमने दो व्यक्ति हैं, एक भाई साहब हमारे हैं पवन जी, हमारे स्कूल टीचर हो गए,
पवन सर, और क्या कहते हैं यहाँ पर है रमेश। ठीक है, आपको लगेगा कि ये अर्थ के इस साइड में है, गिर जाएंगे, नहीं गिरेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो रेडियस सेम होगा, सभी जगह सेम होगा, क्लियर। तो आपका अगर मास ऑफ फोर्स ऑन पवन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Gm/r² इनटू मास ऑफ पवन। ठीक है, G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मास ऑफ अर्थ है, R जो है डिस्टेंस फ्रॉम कहां से, सेंटर से रेडियस आप जो निकालते हो आपका R हो गया, क्लियर। तो Fr क्या हो जाएगा, Gm/r² इनटू रमेश के लिए निकाल है mr हो जाएगा, मास ऑफ रमेश, क्लियर। तो यहाँ पे रमेश और पवन के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, क्लियर। तो अब दोनों में हमने जब कंपेयर किया तो सीधी सी बात है, Gm/r² एक कांस्टेंट मिल रहा है, ये पवन के केस में भी और रमेश के केस में भी। तो इसको एक हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाल लेते हैं अलग से, क्योंकि हमें इन सभी की वैल्यूज पता है अर्थ के लिए। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, 6.67 × 10⁻11। मास कितना है, मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 × 10⁻25। रेडियस कितना है, 64 किलोमीटर। ठीक है, तो जब आप पूरा वैल्यूज पुट अप करके सॉल्व करेंगे तो आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट v यहाँ पे g क्या मिल जाएगा, 9.8 मीटर/सेकंड², क्लियर। अब फोर्स का एक फॉर्मूला, आपको नॉर्मल फॉर्मूला क्या पता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है नहीं, ये हमारा ग्रेविटी है। तो हम एक यूनिवर्सल फॉर्मूला निकालेंगे फोर्स का, क्या हो जाएगा, मास इनटू ग्रेविटी। क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। क्या हो जाएगा, मास इनटू ग्रेविटी, मास नहीं, मास इनटू ग्रेविटी। इज दैट क्लियर? ठीक है, वो मास मीट वाला बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे सब लोग चले जाओ नॉनवेज में। ठीक है, ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ग्रेविटी ऑफ मून, तो ग्रेविटी ऑफ मून 1.62 मीटर/सेकंड²। ठीक है, अब अगर हम बात करें ग्रेविटी मून में कम क्यों है, तो कंपेयर करिए, जब अर्थ की कंपैरिजन करें तो हमारा 5.98 × 10⁻24 है, और जो हमारा मून की बात करें 7.36 × 10⁻22 है। तो मास ऑफ जो अर्थ है इज ग्रेटर देन द मास ऑफ मून। दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे ज्यादा है, आपका अर्थ पे ज्यादा है कंपैरिजन टू द मून। ऐसा नहीं वहां पे है नहीं है, बट यहाँ कंपैरिजन में कम। ठीक है, रेडियस की बात करें, रेडियस कितना है, 6.37 × 10⁻6 जो किसका है, आपका अर्थ का है, और रेडियस ऑफ मून जो है 1.74 × 10⁻6 है, क्लियर, मून का, क्लियर। बराबर ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्लियर। बहुत थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है, बट मास का डिफरेंस ज्यादा है, इस कारण से कहीं ना कहीं वहां पे अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, क्लियर। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे लगता है और अर्थ का कंपेयर करें तो अर्थ में 6 गुना ज्यादा लगता है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून को अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल रखें तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इक्वल टू 1/6 ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ हो जाएगा। अब हम अगर मास निकालें, वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ निकालें, तो अर्थ में जितना वेट होगा, मान लीजिए कि हमारा वेट 60 kg, ठीक है नहीं, लेकिन 60 kg मान लिया भाई, तो अर्थ में अगर हमारा वेट 60 kg है तो मून पर जाकर कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ 60 kg मीन्स क्या हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इतना हल्के हो जाएंगे। हम वहां जाके अपने आप को फिट बोल सकते हैं, फिट क्या, कुपोषण सहित कह सकते हैं, कमजोर कह सकते हैं। ठीक है, तो वेट ऑन अर्थ हमारा अगर 60 kg है तो जाके मून पर हमारा 10 किलो हो जाएगा। मीन्स हम कुपोषण के शिकार हैं, हमें खाने पीने को मिल नहीं रहा है, इतना दिक्कत है, क्लियर। तो अगर हम जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना चाहे कहाँ का, मून का, तो क्या हो जाएगा, Gm/r²। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो हमें अलग अलग ग्रेविटेशन ऑफ मून क्या है 1.62 मीटर/सेकंड², और ग्रेविटेशन ऑन अर्थ बात करें तो 9.8 मीटर/सेकंड²। कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे 10 भी लिखा रहता है, वो क्वेश्चन में आपको अगर दिया हुआ है, आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, वहां पे लिखा हुआ है 10 मीटर/सेकंड² के हिसाब से, ग्रेविटी के हिसाब से सॉल्व करिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसी वैल्यू को रख के सॉल्व करना है। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप इसी को रखिए, इसको रख के सॉल्व करिए, क्लियर। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत है? चलिए एक पॉइंट है जिसका नाम बोला गया फ्री फॉल। क्या बोला गया है?
फ्री फॉल, आप लोग कंफ्यूज मत होना, फ्री फायर नहीं है, फ्री फॉल है, ठीक है। चलिए फ्री फॉल की बात करते हैं। द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल डाउनवर्ड अर्थ ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज कॉल्ड फ्री फायर, ग्रेटर मास ग्रेटर स्पीड। क्या है कि अब अगर हम बात करें एक चींटी की बात करें, ऊपर से फेंकते हैं उसे, धीरे धीरे थोड़ा हो सकता है स्लो, रीज़न क्या है कि जब मास, हमने क्या कहा ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट कैसे करता है, हम जितना ज़्यादा ग्रेटर मास रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो उसी हिसाब से स्पीड भी ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जब नीचे की साइड गिरता है, क्यों गिरता है, हम बॉल ऊपर फेंकते हैं वहीं अटक जाना चाहिए, तो इसका नीचे क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या है कि उसको ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करे टूवर्ड्स सेंटर की तरफ अर्थ में, क्लियर, इसी की वजह से नीचे आ रही ना, ठीक है। अगर हम जंप करते हैं उसी जगह स्टिल क्यों नहीं होते, हम फिर नीचे क्यों जाते हैं, क्योंकि हमको ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ खींच रहा है, क्लियर। अभी जैसे यहाँ गड्ढा खोद दिया जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि जितना सरफेस एरिया है बराबर है एरिया, वहीं पे हम स्टिल रहेंगे, गड्ढा रहेगा, गैप रहेगा, तो हम फिर नीचे चले जाएंगे और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे, अगर सेंटर तक खोद दीजिए सेंटर तक चले जाएंगे, क्लियर। हाँ जी, अगर बड़ा सा गड्ढा है तो हम सोचेंगे नहीं हम सरफेस बराबर पे ही सब खड़े रहेंगे, यहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो वहाँ पे नहीं रुकेंगे, नीचे जाएंगे, क्योंकि वो सेंटर की तरफ हमें अट्रैक्ट कर रहा है, क्लियर। इसी कारण से जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है वो कहाँ की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है, ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ते, और जितना ज़्यादा मास उसका रहता है उतनी ज़्यादा स्पीड उसमें रहता है नीचे आने, क्लियर। आप अगर गिरोगे हो सकता है आपकी डेथ हो जाए, बट एक चींटी गिरेगी डेथ उसकी होने की चांसेस बहुत रेयर है, कम, क्लियर। रीज़न क्या है कि उसका गिरने का स्पीड कम रहेगा, बहुत ज़्यादा कम रहेगा आपके कंपेरिजन, क्लियर, समझ आया, इज दैट क्लियर। चलिए आगे कंटिन्यू कर दें। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। जैसा कि हमने एक काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ा था जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या रखा था, इनिशियल वेलोसिटी u रखा था, फाइनल वेलोसिटी क्या रख दिया था, v रखा था, और आपको क्या कहते हैं दूसरा चीज क्या था, टाइम आपका t था, और स्पीड क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, s था। अगर एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका s हो जाता था, टाइम t हो जाता था, क्लियर, यस, इज दैट क्लियर। यस, एक्सेलरेशन आपका क्या रहता था, a हो जाता था, एक्सेलरेशन आपका a हो जाता था, क्लियर। तो अभी ये तो हो गया आपका, जब हम बात कर रहे हैं किसमें, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन की बात कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल मोशन की, वर्टिकल मोशन मींस क्या है, ऐसे मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ चीजें चेंज होंगी। फॉर्मूला आपको पता है, बताइए, पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन बताइए, आरएम v equal to u plus v is equal to u plus at। दूसरा बताइए s equal to ut plus half at square, ut plus half at स्क्वायर। तीसरा बताइए v square equal to u square plus 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, सही, yes, या फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये है, हाँ जी, दोनों सही। yes, दोनों सही है ना, आप गलत कुछ नहीं किए हैं, सब सही है। आप पुष्टि करिए इसकी, या जी। अब यहाँ पे चेंज हल्का सा क्या होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा आपका, g के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसके इक्वल हो जाएगा, हाइट के इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकल हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बस वही वैल्यूज को चेंज करना है, कुछ और चेंजेस नहीं होंगे। करिए, v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ag हो जाएगा, ठीक है, सर g क्या होगा, जीटी GT हो जाएगा, GT रोड बन रही है भाई, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो GT हो जाएगा, और आपका H इक्वल टू क्या हो जाएगा, h equal to the ओके, H इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका U प्लस हाफ A क्या है आपका GT स्क्वायर, ठीक है। तो v अब square equal to V स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, GS, U स्क्वायर प्लस GH, 2GH, MDH का भाई GH। चलिए, तो इससे क्या हो गया, आपने ये जो इक्वेशंस दी हैं, तीनों इक्वेशन दी हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे आप काइनेमेटिकल इक्वेशन भी कहा जाता है, उसको आपने वर्टिकल फॉर्म में चेंज कर दिया। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत आई आपको? अच्छा, आपके मन में ये थोड़ा सा सवाल रहता है या आप थोड़ा सा परेशान रहते हैं
कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं, मींस कोई एक बॉल थ्रो किया हमने, वो ऊपर गया और नीचे आया, तो आपको लगता है कि क्या है, जब ऊपर जाता है तो समय कम लगता है और नीचे आने में समय ज़्यादा लगता है, जाने में समय ज़्यादा लगता है, आने में समय कम लगता है। क्या लगता है आपको? अपना रिव्यू दीजिए। सर आने का अट्रैक्ट करती है। हाँ हाँ सर क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन के खिलाफ चल रहा है ना, मतलब सर अट्रैक्शन फोर्स के खिलाफ चलता है, इससे फोर्स ज़्यादा लगता है, इसकी वजह से टाइम कम होता है ऊपर जाने में, मतलब टाइम ज़्यादा लगता है। देखिए, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। जो जाने में जितना समय लगता है, आने में, मान लीजिए 6 सेकंड में आपके हाथ में बॉल आ गई ऊपर से नीचे, 3 सेकंड उसे जाने में लगा, 3 सेकंड आने में लगा, समझ में आया? इक्वल होता है, डिफरेंट नहीं होता। यही कंफ्यूजन जो आपके मन में था, इसीलिए हमने पहले आपसे पूछ लिया कि क्या रहेगा। आपने बोला कि भाई सर जाते वक्त तो भाई उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अपोज कर रहा, तो ज़्यादा समय लगेगा ऊपर जाने में, और आते समय कम समय लगेगा। आपने क्यों बोला कि जाता देर में आता जल्दी? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या रहता है, आप बता सकते थे ना कि हाँ इक्वल रहता है। तो कभी कभी होता है देर। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, सेम रहता है आपका। इस हिसाब से आप इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितना समय उस बॉल को ऊपर पहुंचने में लगता है, टॉप मोस्ट लेवल जहां तक वो जाता है, उतना ही समय लगता है उसे नीचे आने। क्लियर? अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे जब आप बॉल थ्रो कर रहे हैं, अपवर्ड साइड में जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी मींस यू जो रहेगा कुछ और रहेगा, ठीक, कुछ भी हो सकता है, कोई हमें फिक्स नहीं बता रहे, बट लेकिन फाइनल वेलोसिटी वी आपका 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो जाएगा ना, डाउनफॉल तभी शुरू होगा ना जब वेलोसिटी 0 होगी। इज दैट क्लियर? अभी तक 0 होगी तभी नीचे आएगा। तो जब अपवर्ड साइड मूवमेंट की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 रहेगी। तो क्वेश्चन मान लीजिए कभी फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है तो परेशान ना होइएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी, जो अपवर्ड साइड हम थ्रो कर रहे हैं। और जब डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी। समझ आया? जब डाउनवर्ड साइड की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, अपवर्ड साइड की बात करेंगे फेंकने की तो हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कोई यहाँ पे किसी को दिक्कत है? समझ में आया? चलिए, अब जब आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड साइड में लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जब अपवर्ड साइड को हम दिखाएंगे तो जी हमारा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, क्योंकि उसको अपोज कर रहा है ना। मोशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब डाउनवर्ड साइड कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो जी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत? तो पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, जब ऊपर पहुंच गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा? 0 रहेगा, और जब अगर नीचे साइड जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा? 0 रहेगा। और जब ऊपर साइड मूवमेंट कर रहा है तो ग्रेविटेशनल हमारा माइनस में रहेगा, माइनस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ। और जब डाउनवर्ड साइड में मोशन हो रहा है तो हमारा पॉजिटिव रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? इज दैट क्लियर? गॉट इट? कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं मास और वेट ये सब चीजें क्या है। सर स्मॉल जी क्या है? जी है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और जो एक्सेलरेशन हो रहा है ग्रेविटी मींस अलग अलग प्लैनेट्स, देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? कैपिटल जी, वो हर जगह पे यूनिवर्सल सेम है, क्या है? 6.67 × 10⁻11, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी अलग अलग प्लैनेट्स में अलग अलग, जैसे कि आपने अर्थ की बात की तो 9.8 मीटर पर सेकेंड बात की, 1.67 की बात की मून पर, और कोई प्लैनेट जाओगे वो डिफरेंट हो जाएगा, सेम नहीं होगा। क्लियर? समझ आया? तो जब ग्रेविटी जी का स्मॉल जी की बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? अलग अलग प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, और कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्लियर? सर मास तो लास्ट में, मास एंड वेट का डिफरेंस देख लीजिए, मास और वेट।
वेट का डिफरेंस देखिए। मास की बात करें, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्स ऑफ द इट्स इनर्शिया, इट ग्रेटर द मास द ग्रेटर द इनर्शिया। मास जो है आप क्या है, इनर्शिया का वेट में, इसमें कोई फोर्स का इफेक्ट आप नहीं देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, उसका इफेक्ट नहीं देखते हैं। जितना ज्यादा आपका क्या कहते हैं इनर्शिया रहेगा, उतना ज्यादा ही किसी भी ऑब्जेक्ट का मास रहेगा। क्लियर? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आपका मास जो है अर्थ पे जो रहेगा वही रहेगा, मून पर जाएंगे वही मास रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आप जानते हैं चेंज क्या करता है, वेट चेंज करता है, ना कि मास चेंज करता है। मास आपको कांस्टेंट रहता है, क्लियर, हर एक जगह पर। क्लियर? मास इज एग्जैक्टली एग्जैक्ट ऑफ पार्टिकल्स, मींस एग्जैक्ट वेट, एग्जैक्ट जो पार्टिकल्स का जो वेट है उनकी बात करें। क्लियर? समझ? उसमें कोई फोर्स का इफेक्ट आपको इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? वेट की बात करें, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। वेट क्या है, किसी ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लग रहा है जिसके कारण वो अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ, उसकी बात करते हैं। जो आप वेट जो आप निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, वेट निकालते हैं, मास नहीं निकालते। क्लियर? समझ में आया? जैसे इट इज डिनोटेड बाय W इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। क्या है, आप W से इसको डिनोट करते हैं, और वेट क्या होता है हमारा, वेट इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। मास इनटू ग्रेविटी मींस अगर आप ग्रेविटी से डिवाइड, अगर आपको मास निकालना है तो वेट को अपने ग्रेविटी से आप डिवाइड कर दें। तो मीन्स आप 60 kg के हैं तो 10 आप मान रहे हैं, ग्रेविटी 10 मान लीजिए अप्रॉक्स, तो क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड करिए तो आपका 6 आएगा यूनिट मास। क्लियर? चलिए फिर SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। द वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। SI यूनिट वेट का क्या है, न्यूटन है, और साथ ही साथ वेट क्या है, हर जगह जगह में परिवर्तित होता रहता है, जैसे जैसे ग्रेविटी का इम्पैक्ट जैसे चेंज होता है। क्लियर? समझ में आया? फिर ग्रेविटेशनल एंड ग्रेविटी, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है ये भी जान लीजिए। जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो ग्रेविटेशन में हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में बात करें, जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स कोई लग रहा है वो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेविटेशन से। और जब हम ग्रेविटी की बात करें तो हम किसी दो प्लैनेट के बीच की बात करें, ठीक है, कोई दो प्लैनेट है उसके बीच में अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ग्रेविटी। क्लियर? तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट रहता है जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है G, वो आपको क्या है, कैपिटल G 6.67 × 10⁻11 जो रहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ग्रेविटेशन जो है डिफरेंट रहता है अलग अलग प्लैनेट्स में। मून और अर्थ का कंपैरिजन आपको हमने थोड़ी देर पहले ही बताया ही, आप जाके फिर से देख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। फिर अब आते हैं हम आगे थ्रस्ट और प्रेशर के बीच में। किसके बीच में, थ्रस्ट और प्रेशर। चलिए उसको देख लेते हैं फटाफट। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज थ्रस्ट। थ्रस्टी मत हो जाइएगा, प्यास ना लगे। थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस अगर है और यहाँ पे कोई खड़ा है, रमेश भाई साहब फिर से आ गए यहाँ पे, बहुत फालतू आदमी यहाँ देखे खड़े हो जाते हैं, तो उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलरली उसे हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रस्ट, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब द SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन। थ्रस्ट की SI यूनिट क्या है, न्यूटन, N है, ठीक है। न्यूटन ने खोज क्या कर दी, अपने हर जगह नाम न्यूटन न्यूटन चल रहा है। चलिए, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। मींस एक पर्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर। क्लियर? जैसे हम कहते हैं एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर क्या होता है, सिर्फ सालिनी के ऊपर लगेगा क्या, नहीं, पूरे एरिया के ऊपर जो एयर प्रेशर उसकी बात करते हैं। क्लियर? तो एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर। इज दैट क्लियर? समझ आया जी? तो SI यूनिट प्रेशर का क्या है, पास्कल है। क्या हो जाएगा, पास्कल। उसको डिनोट किससे कहते हैं, प्रेशर को PA से, और उसका क्या कहते हैं, SI यूनिट भी क्या है, पास्कल है। क्लियर? अब अगर हम डेरिवेशन के हिसाब से देखें तो प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, थ्रस्ट इक्वल टू कर सकते हो, थ्रस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर अपॉन प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा, ठीक है। फाइंड कर सकते हो ना, थ्रस्ट प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। अरे वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम स्पीड डिस्टेंस आप सब निकाल सकते हो। क्लियर? स्पीड भी निकाल सकते हो। ओके,
समझ में आया? अब एक नया शब्द जुड़ा है आपका, है बॉयंसी। क्या है? बॉयंसी। चलिए बॉयंसी देख लेते हैं। एक बड़ा सा टैंक है, एक बड़ा सा टैंक है, पानी भरा हुआ है या कोई लिक्विड भरा हुआ है। बात तो लिक्विड में होती है ना, मैक्सिमम टाइम वो वाटर ही करते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक फोर्स लगता है जिसके कारण, जो फोर्स आपको पीछे पुल बैक करता रहता है, जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता रहता है, क्या करता है? तैरता रहता है। क्लियर? तो उसे हम क्या कहते हैं? बॉयंसी कहते हैं। और इसके अपोजिट में एक फोर्स लगता है, क्या होता है? उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटी। ठीक है, ये बॉयंसी। इसी कारण से आप जब लिक्विड में रहते हैं तो आपको बड़ा हल्का हल्का महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि आपका शरीर का वेट घट गया। ठीक है, तो होता क्यों है? क्योंकि आपको नीचे से पुश कर रहा है एक फोर्स से, आप क्या कहते हो? बॉयंसी फोर्स कहते हो। क्लियर? इज दैट क्लियर? यस। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन फ्लूइड experience an upward force called buoyancy. This property is called buoyancy of thrust. क्या है कि जब आप कभी कोई ऑब्जेक्ट जो है, आप मत जाइएगा, ऑब्जेक्ट कोई है, इमर्स है, पानी में डूबा हुआ है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड साइड से अपवर्ड साइड के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? बॉयंसी। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को हम बॉयंसी ऑफ थ्रस्ट कहते हैं। क्लियर? समझ में आया क्या है? ओके। फिर when an object float or sink when placed on the surface, क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा। जब जो है बॉयंसी फोर्स से लेसर होगा, क्या होगा? उसका वेट। भाई वेट क्या है? मास इनटू ग्रेविटी। तो जब वेट क्या होगा? लेसर होगा, किससे? बॉयंसी फोर्स से। तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। और जब वेट ग्रेटर होगा ऑब्जेक्ट में, कंपैरिजन टू द बॉयंसी, क्या करेगा? वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब इसी के बाद में हम डेंसिटी कहते हैं कि जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग। और जब लेसर है देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक, डूब जाएगा। क्लियर? समझ में आया? If the density of an object is lesser than the density of water, it will float on water. अगर पानी की कंपैरिजन करें तो पानी का डेंसिटी अगर क्या है? जब डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेसर, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, मींस वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। वही तो हमने बोला, जो वाटर की डेंसिटी या लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, तो वो होगा फ्लोट करेगा। और जब वो डेंसिटी बढ़ जाएगी, किसकी? ऑब्जेक्ट की बढ़ जाएगी कंपैरिजन टू द वाटर, तो क्या करेगा? सिंक कर जाएगा। ठीक है, चलिए फिर लास्ट चीज बचा है, वो हमारे भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। लास्ट थिंग उसको देख लेते हैं, उसके बाद यहीं पर जो आपका है क्या है? क्वेश्चन ग्रेविटेशन। हाँ, क्या होगा? ग्रेविटेशन जी, यहाँ पे आपका ग्रेविटेशन चैप्टर जो है वो ओवर होता है। क्लियर? क्या है आपका? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चलिए, जैसे कि आपने चीज पढ़ा है, मान लीजिए आपका वेट 10 kg है और लिक्विड के अंदर वेट निकाला गया 8 kg हो गया, तो यहाँ पे बॉयंसी फोर्स कितना है? 10 - 8 दैट इज 2 kg अप्रॉक्स। क्लियर? इतना ही तो फोर्स एक्सर्ट करा जिसके कारण इतना वेट लूज हुआ है। कहाँ पर जाके? वाटर के अंदर, पानी के अंदर। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे when a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. यहाँ पे एक सामान्य सी बात की है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये एक छोटा सा फनल है, यहाँ पे पानी पहले से भरा हुआ था, यहाँ तक पानी भरा हुआ था एकदम, ये यहाँ तक। क्लियर? जहाँ पे पानी फ्लोट बिल्कुल नहीं कर, ठीक है, पानी भरा हुआ था, बगल में एक रखा हुआ था, क्या? एक जार रखा हुआ था। ठीक है, कि अगर पानी बहे तो भाई वेस्ट ना हो, जल ही जीवन है, जल का नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर शालिनी क्या कर रही थी? एक हाथ में एक लॉकेट लिए नचाते हुए घूम रही थी।
और उसके बाद क्या हुआ, अचानक से वो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर गया और वो उसकी डेंसिटी क्या थी, लेसर थी वाटर से, इसलिए क्या हुआ, लिक्विड से, लिक्विड कहा गया, वाटर नहीं कहा गया है, लिक्विड से लेसर थी, इस कारण से क्या हुआ, वो फ्लोट करने लगा, लेकिन कुछ पार्ट उसका सबमर्ज रहा, ठीक है, जिसके कारण पानी ओवरफ्लो हुआ और जाके कहाँ भर गया, थोड़ा सा पानी कहाँ भर गया, नए जार में। जिस जार को हमने बनाया था, यहाँ पे एक थप्पड़ पड़ेगा, यहाँ कहे जार बनाया था वहाँ पे जाके भर गया, ठीक है, वो भर गया। क्यों भर गया, क्योंकि हमने बचाया करने के लिए पानी रखा ही था जार को, कि जल ही जीवन है, जल नुकसान नहीं होना चाहिए, तो आके यहाँ पर भर गया, ठीक है। तो अब अगर हमको निकालना है कि कितना बॉयंसी फोर्स लगा है, तो आर्किमिडीज के हिसाब से इस वाटर जो पानी डिस्प्लेस हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के एंटर होने से जो पानी डिस्प्लेस हुआ है, उसका वेट अगर आप फाइंड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है कि कितना ज़्यादा फोर्स आपका एक्सर्ट किया जाए, अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है। क्लियर, समझ आया? इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या हो गया, आपके लिए एक फॉर्मूला था, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, लिक्विड या वाटर इक्वल टू हो जाएगा बॉयंसी, ठीक है, मींस बॉयंसी फोर्स निकल आएगा, या एफबी, फेसबुक पे बन जाइएगा, एफबी फोर्स ऑफ बॉयंसी निकाल लेंगे, वेट उसी ऑब्जेक्ट का एयर में जो है फ्रीली, इसमें कोई वो नहीं है, और जब वही वाटर में आप अलग दो वेट निकालेंगे, उनको माइनस करेंगे तो आप क्या निकलेगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी निकल आएगा। इज दैट क्लियर? ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन आर्किमिडीज साहब ने क्या कहा कि जितना ज्यादा उसमें जो फोर्स ऑफ बॉयंसी लगा, कैसे पता करेंगे कि जब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उसमें हमने इमर्स किया तो जो भी वाटर डिस्प्लेस हुआ, अगर उसका वेट हम निकाल लेते हैं तो वो फोर्स ऑफ बॉयंसी निकल आएगा। समझ में आया? आर्किमिडीज साहब की बात समझ में आ गई? ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आपने क्या कहते हैं, जो वॉल्यूम है ये आपको पता है कि ये जितना वॉल्यूम यहाँ पे है, जितना वॉल्यूम इसने कवर अप किया है, उतना वॉल्यूम ही ऑफ वाटर तो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम यहाँ का इमर्ज्ड एरिया का वॉल्यूम ऑफ जो वाटर डिस्प्लेस्ड है वो इक्वल होगा, तो मींस वेट भी इक्वल होगा। क्लियर? तो आपको पता चल जाएगा कितना ज्यादा बॉयंसी फोर्स लग रहा है। क्लियर? समझ आया? इज दैट क्लियर? एक्सपेरिमेंट करने कहा जाए आप कर सकते हो, समझ आ गया कैसे होगा? चलिए ठीक है, आपको क्लियर हो गया है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज फॉलोइंग एप्लीकेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही जहाज बनाए जाते हैं, इवन दो जो सबमरीन्स बनाई जाती हैं दूसरे देश के ऊपर अटैक करने के लिए, वो भी चीज़ बनते हैं, कई सारी चीज़ें बनती हैं। और इवन दो लैक्टोमीटर, ये दूध वाले ने कितना दूध में पानी मिलाया है वो भी पता करने के लिए हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही इस्तेमाल किया। क्लियर? ठीक है, समझ में आया जी। फिर रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। जब हम किसी सब्सटेंस की डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी को क्या है, डेंसिटी से हम पता कर सकते हैं कि दो चीज क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, हमें पता चलना है कि ये लिक्विड क्या होगा, मिक्स होगा कि फ्लोट करेगा, कैसे पता करेंगे? डेंसिटी के हिसाब से। क्लियर? जिसका लेसर डेंसिटी होगा ऊपर फ्लोट करेगा, जिसका हायर डेंसिटी होगा नीचे रहेगा। क्लियर? अब रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं है, हम वाटर के कंपैरिजन में क्या है, किसी का डेंसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वाटर की कंपैरिजन। जैसे गोल्ड का क्या है 1.5, मीन्स वो 1.5 गुना ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है। आयरन का है, आयरन का रिलेटिव डेंसिटी 5 है, मतलब 5 गुना वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, देख लीजिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी दिया है तो रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, क्या करोगे आप, उसको डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दोगे। अब आपको डेंसिटी ऑफ जो वाटर है वो फिक्स रहता है। सीजीएस यूनिट की बात करें तो CGS मींस सेंटीग्राम और सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा सीजीएस यूनिट में क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है वैल्यू इसकी डेंसिटी ऑफ वाटर की। और जब हम बात करते हैं एसआई यूनिट में बात करते हैं, दैट इज 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
ठीक है। तो अब कहोगे सर दो दो वैल्यू क्यों दी हैं? मान लीजिए आपका जो डेंसिटी मिला हुआ है ऑलरेडी, जो आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मिला है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप वहां पर रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो आप 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर मान लीजिए दोनों का सेम है तो क्या हो जाएगा 1 ग्राम बाई 1 ग्राम क्या हो जाएगा, डेंसिटी भी 1 आएगा, ठीक है। लेकिन वो भी क्या रहेगा, यूनिट उसकी क्या रहेगी, यूनिट क्या रहेगी, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब नहीं, नो यूनिट्स, नो यूनिट्स। कैसे देखो जरा, ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी अपना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कट गया ना, कोई यूनिट बची ही है तो यूनिट कर रहे हो, नो यूनिट्स, कोई यूनिट्स नहीं। ये आप एक रेशियो निकाल रहे हो, हाँ यूनिट थोड़ी निकाल रहे हो, ठीक है। अब वाटर कंपैरिजन में निकाल रहे हो कितना ज्यादा होगा, क्लियर, समझ आया। तो आपको ये दो यूनिट इसलिए दी गई, कभी कभी मान लीजिए डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपको सीजीएस यूनिट में दिया रहेगा तो आपको इस वैल्यू की रखना है, वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर, एसआई यूनिट में दिया है तो इस वैल्यू को रखना है, क्लियर। इस तरह से आप रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट्स मत लिखिएगा क्योंकि नो यूनिट्स, ठीक है। मैंने जैसे बताया Fe मींस आयरन का, हमने जो 5 बताया, 5 क्या है, कोई यूनिट नहीं बताया, क्यों, क्योंकि यूनिट होता ही नहीं, ठीक है, समझ आया, इज दैट क्लियर, समझ आया। यहाँ पर ये चैप्टर ओवर होता है, ठीक है। कल के दिन छुट्टी है, अच्छा खासा याद कर लेना, परसों के दिन हमें सुना देना, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट चैप्टर फिजिक्स का पढ़ेंगे, देन आफ्टर 3 दिनों में लगातार हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे किसके, केमिस्ट्री के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, ओके, टेक केयर, गुड बाय।